हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने लर्न किया था केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो रहती है आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर्स। एयर्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑक्सीजन। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट मोनो ऑक्साइड, सेकंड सुपर ऑक्साइड, सेकंड आपका पर ऑक्साइड, थर्ड सुपर ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 रहेगा। सुपर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एंड सुपर ऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो रहेगा वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ मेटल रहेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर आपका है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ मेटल होना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन की नंबर मेटल से ज्यादा होगा तो उसे मैं कहूंगा सुपर ऑक्साइड, लाइक MO2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। दे वांट टू remove their one electron from outermost shell to gain stable electronic configuration। so बस आपके पास क्या है? लिथियम ऑक्साइड से रिएक्शन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो 4Li + O2 आपके पास क्या बनेगा? 2Li2O। ये बन गया इसका नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम आपका बनाता है परऑक्साइड 2Na + O, आपके पास Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। एंड रिमेनिंग 3 एलिमेंट लाइक पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये बनाते हैं आपके पास सुपर ऑक्साइड। इनमें रहता है लाइक KO2, लाइक रुबिडियम O2 एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या है? सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसलिए तो हम देखते हैं ना लाइक क्या रहता है आपका सोडियम ऑक्साइड कैसा रहता है? बेसिक इन नेचर। फिर इसके अंदर अगर वाटर मिलाते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा? यही ऑक्साइड आपका चेंज होता है बेस के अंदर। किसमें? बेस के अंदर चेंज होता है। पोटेशियम ऑक्साइड वाटर मिलाओ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस में चेंज होता है। मींस ये बेसिक इन नेचर्स रहते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर दे आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। इंपॉर्टेंट, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्टिविटी में चेक करना होता है टुवर्ड वाटर। So because due to high reactivity of this alkali metal, they also react with water to form metal ion, hydroxide ion and H2 गैस। हमें पता है कि मेटल को H2O यानी वाटर के साथ जब भी आप मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो H2O को क्या करता है? रिड्यूस करता है। मेटल H2O को रिड्यूस करता है, H2 गैस के अंदर रिड्यूस करता है। ओके, तो 2 मेटल + 2 H2 आपके पास बनेगा 2M+ + 2 OH नेगेटिव एंड H2 गैस। लाइक सोडियम वाटर में डालोगे तो सोडियम प्लस OH नेगेटिव एंड H2 गैस आपका फॉर्म होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी आपका क्या रहता है? जो मेटल्स की लाइक लिथियम है हाई हाइड्रेशन एनर्जी रहता है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी lithium react vigorously with water as compared to other alkali metal which react explosively with water। other element जो explosively react करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। जैसे लिथियम की इतनी बड़ी है तो सोडियम की इतनी, पोटेशियम की इतनी और रुबिडियम की इतनी। तो अगर आप गैस करोगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होंगे कंपेयर टू लिथियम के साथ। तो लिथियम विगोरस है बट अगर आप मैं रुबिडियम और सीजियम की बात करूं तो वो एक्सप्लोसिवली एनर्जी जनरेट करता है, एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ओके, तो यही है आपके पास बेसिक नेचर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज दिस आर एक्सप्लोसिव रिएक्शन जनरेट। लिथियम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक कंपेयर टू सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है। मोर आयंस बनाते हैं, जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे सीजियम + OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके जो कंपाउंड है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूं कि लाइक आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, थर्मल स्टेबिलिटी मींस अगर कंपाउंड को आप थर्मली हीट कर रहे हो तो वो कितने टाइम तक स्टेबल रहता है विदाउट ब्रेक डाउन हुए, तो वो कहलाता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा टेम्परेचर तक वो थर्मली स्टेबल है तो वो उसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी देगी। अगर लो टेम्परेचर पे ही अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लो रहेगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज लिथियम टू सीजियम साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बाइंड अप हो पाएंगे।
थर्ड जो आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी है वो है डाइहाइड्रोजन। जितने भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्राइड बना देते हैं। तो 2 मेटल प्लस H2 क्या होंगे, 2 मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 2m प्लस और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, साथ में 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2H नेगेटिव। और जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। और ये फिर आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और आयनिक सॉलिड क्योंकि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन होगा और आयनिक सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे। एमपी क्या रहेगा इसका बेटा, एमपी इनके हाई रहेंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज हाईएस्ट ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। स्मॉल साइज है तो हाइड्रोजन की साइज क्या, दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो पाएगा। देखिए हाइड्रोजन भी छोटा लिथियम भी छोटा तो इंटरेक्शन इनके बीच में ज्यादा होगा, लेकिन हाइड्रोजन ये छोटा और एक बड़ा सा साइज तो इंटरेक्शन इसके अंदर अच्छा हो नहीं पाएगा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से ज्यादा फार अवे है, इसलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द लिथियम हाइड्राइड हाई रहती है कंपेयर टू सीजियम हाइड्राइड, बिकॉज सीजियम एंड हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है वो आपके काफी फार अवे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स। तो जितने भी आपके पास मेटल्स है वो हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हैलाइड बनाते हैं। ओके, और ये हैलाइड मेटल के साथ मेटल हैलाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मींस आयनिक कंपाउंड होते हैं, सेम लाइक अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी वो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, हैलोजन के साथ भी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग कि 2 मेटल प्लस H2 तो 2 मेटल प्लस आएगा 2m प्लस एंड 2 हाइड्रोजन एटम 2H नेगेटिव चार्ज आपके बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने लिया यहाँ पे सोडियम, 2 सोडियम और इसकी मैंने रिएक्शन कराई Cl2 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, और ये दोनों कंबाइंड होकर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे 2NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लिथियम को छोड़ करके एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड में कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड होता है, मींस लिथियम अपना आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता है, वो क्या करता है शेयर करता है हैलोजन के साथ। तो लिथियम का जो कंपाउंड है वो कोवैलेंट बॉन्ड का बनाता है। ये इंपॉर्टेंट होना, ये आपको लर्न होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि विच मेटल alkali metal form covalent compound with halogen, तो वो रहता है आपका lithium halide। Okay, other alkali metal halide are ionic in nature. The ionic compound get dissolved in water। dissolve हो रहा है means वो ions के अंदर separate हो रहा है, और hydrolyze हो रहा है means कि हम उस मॉलिक्यूल के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ओके, while the covalent compound get hydrolyzed, like अगर मैं शुगर मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर ऐड करूं, लाइक ये शुगर मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर मैंने ऐड किया, तो इसके चारों ओर क्या होंगे वाटर के मॉलिक्यूल आके स्टक हो जाएंगे, बट आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल इसको आयोनाइज नहीं करेगा, आयन फॉर्म नहीं कर सकते, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइज्ड। ओके, कई बार होता है कि मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को ही आयोनाइज कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ही सेपरेट कर देते हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो लिथियम क्लोराइड गेट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू इट्स कोवैलेंट नेचर, ये आयंस के अंदर सेपरेट नहीं होते। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस हैलाइड इन अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस एज फॉलो, ये हाइड्रोलिसिस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है और सीजियम क्लोराइड लेस हाइड्रोलाइज, लेकिन सीजियम क्लोराइड लेस आयोनाइजेशन, सीजियम क्लोराइड मोर आयोनाइजेबल है, आयोनाइज जल्दी होता है। ओके, बट हाइड्रोलाइज कम होता है। जैसे इसको वाटर में मिक्स करोगे आयंस में सेपरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी हमें रीड करनी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, उसे देख लेते हैं हम लोग। जस्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि कोई कंपाउंड रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, तो मींस ये दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा बट हिमसेल्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है बट दूसरों को दे रहा है। ओके, तो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे बट खुद के में से निकालेंगे। तो जितने भी एल्कली मेटल्स है वो खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बट दूसरों को देते, इसलिए ये कहलाते हैं रिड्यूसिंग नेचर। वापस से रिपीट करता हूँ, ये खुद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दूसरों को देंगे, तो ऐसे नेचर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर। दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो ये होगा आपका रिड्यूसिंग नेचर। तो ऑल द एल्कली मेटल आर रिड्यूसिंग नेचर
दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सोडियम इज द वीक। लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो वो क्या है, बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड सोडियम वीक। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कब निकालते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिथियम की ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन। तो लिथियम इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। देखिए लिथियम के जो भी एक्सेप्शनल केस है ना सारे उसके साइज से रिलेटेड है, इसका स्मॉल साइज होता है। तो लिथियम इज ड्यू टू स्मॉल साइज हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, मींस जब भी ये वाटर के साथ ऐड होता है तो ज्यादा एनर्जी इसकी रिमूव होती है, ज्यादा एनर्जी को रिमूव करते हैं। हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी विच अकाउंट फॉर इट्स हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू। ओके, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू किसकी होती है, लिथियम की आपको देखने को मिलती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू। सेकंड आपके पास है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। होता है क्या, जब जितने भी एल्कली मेटल है जब हम इसे लिक्विड अमोनिया के अंदर लेते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये वन इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया के अंदर मोशन करता है, अमोनिया के साथ बाइंड होकर क्या करेगा, मोशन करेगा। और इस कारण से जो लिक्विड अमोनिया का कलर है वो आपको चेंज दिखाई देगा, हो सकता है ये ब्लूइश दिखाई दे। ओके, अकॉर्डिंग टू अल्कली मेटल्स ये अलग अलग कलर के दिखाई देते। ओके, तो यही है आपका जो वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। Solution in liquid ammonia, alkali metal have low ionization energy and large size. They dissolve in liquid ammonia to give deep blue solution. देखो कौन सा solution देता है बेटा, deep blue solution देता है, which are conducting in nature, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ये deep blue nature क्यों आ रहा है, ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल और H प्लस वाई, आपके पास NH3 के H प्लस वाई मॉलिक्यूल्स है, तो मेटल ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद MnH3X यहाँ पे इसके मेटल के चारों ओर NH3 मॉलिक्यूल ने एकोमोडेशन किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप में बन जाएगा मेटल NH3X ऊपर प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर भी NH3 मॉलिक्यूल आके एक्यूमुलेट होंगे, तो आपके पास बनेगा ENH3Y और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव, और यही नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। तो द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक। अगर मैं इसका मैग्नेटिक नेचर देखूं तो कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक पूछा जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। On standing or in presence of impurities or catalyst, the blue color solution form amide। अगर इसके अंदर कोई impurities है या catalyst प्रेजेंट है तो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो क्या फॉर्म करता है, अमाइड फॉर्म करता है। लाइक 2 मेटल प्लस NH3X एंड 2 इलेक्ट्रॉन NH3Y के साथ जस्ट रिएक्ट करके आपके पास बनेगा मेटल एमाइन MnH2। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज और X प्लस वाई माइनस 2 NH3, यानी कि जो आपका इनिशियल NH3 था वो 2 यूनिट कम हो जाएगा, इनिशियल NH3 2 यूनिट कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका था इफ द इम्प्योरिटी और कैटालिस्ट प्रेजेंट इन द अमोनिएटेड सॉल्यूशन यू हैव ऑब्टेन्ड मेटल एमाइन। नेक्स्ट आपके पास जो रहता है वो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ओके, सॉल्ट ऑक्सो एसिड क्या कहेंगे कि लाइक मैंने बात की CO3 की, तो इसमें क्या रहता है बेटा, इसके ऊपर 2 माइनस है तो कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड O, तो इस N बॉन्ड O एंड बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये जो बीच वाली स्पीसीज है ऑक्सो ग्रुप कहलाती है। कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सो, सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सो। ओके, तो ये लाइक सल्फर डबल बॉन्ड O भी है तो ये भी ऑक्सो कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपके मेटल के साथ प्रेजेंट होता है तो हम कहेंगे उसे मेटल कार्बोनेट विद ऑक्सो एसिड। तो इसको रब कर देता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट। तो आपके पास होता है क्या है कि अगर आप मेटल की रिएक्शन लाइक ऑक्सो एसिड से करवाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की रिएक्शन H2CO3 कार्बनिक एसिड या ऑक्सो एसिड इससे करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसी टाइप से अगर आप पोटेशियम की रिएक्शन करवाओ H2CO3 से आपको बनेगा K2CO3, और लाइक ऑल ओवर दी अदर कार्बोनेट्स लाइक सीजियम
कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो इनकी बिहेवियर क्या है कि ऑल दिस मेटल फॉर्म M2CO3 टाइप कार्बोनेट। ओके, सेकंड, लिथियम कार्बोनेट आर लेस स्टेबल इन थर्मल कंडीशन में, जैसे हिट करोगे ये लिथियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके, एंड ऑल दीज कार्बोनेट out of all this carbonate because it is the covalent and decomposed to lithium oxide Li2O। मैंने बताया था कि लिथियम ऑक्साइड मोनो ऑक्साइड होता है, तो लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। एंड नेक्स्ट आपका रहता है कि एट लो टेम्परेचर ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी। कैसे रहेगा आपका? लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल है और हाईएस्ट सीजियम कार्बोनेट मोर स्टेबल है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। आई रिपीट, साइज इंक्रीज देन थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। उसके बाद भी आपके पास कुछ ऑक्सो एसिड रहेंगे लाइक सल्फेट। लाइक अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो H2SO4 से, तो आपके पास लाइक मैंने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम से, सोडियम प्लस H2SO4, तो आपको क्या बनेगा? Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आपको पता है कि मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव हाइड्रोजन प्लस मेटल सल्फेट, तो आपके पास क्या बनेंगे? सल्फेट बनेंगे। और सल्फेट का भी सेम आपका ट्रेंड रहेगा, सीजियम सल्फेट आर मोर थर्मली स्टेबल कंपेयर टू लिथियम सल्फेट। एंड लाइक दिस आपके पास रहता है नाइट्रेट्स, ये भी आपका क्या है? ऑक्सो एसिड है। नाइट्रेट में कौन सा एसिड हम यूज करते हैं? तो नाइट्रेट की कंडीशन में आप मेटल लाइक Na की रिएक्शन कराओगे HNO3 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? NaNO3, जिसको हिट करोगे तो सोडियम नाइट्राइट के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये हिट करने पे सोडियम नाइट्राइट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है NaNO2। दिस वन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका केमिकल रहता है। हमारे पास सोडियम नाइट्राइट डाईआइसो रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। डाईआइसो रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th में जब स्टडी करेंगे तो हमारे पास ये केमिकल आएगा। ओके, देन आफ्टर हमारे पास है बाइकार्बोनेट की। दिस मेटल फॉर्म MHCO3 टाइप के, अगर आपके पास बाइकार्बोनेट फॉर्म होते हैं तो ये भी आपके थर्मल स्टेबिलिटी होती है। इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो लिथियम टू सीजियम इंक्रीज होती है, लिथियम की सबसे कम और सीजियम बाइकार्बोनेट की सबसे ज्यादा। लास्ट जो है इसके पास केमिकल रिएक्टिविटी रहती है वो रहती है आपके ड्यू टू नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स में क्या होगा? NO आपके पास रहेगा, जैसे लिथियम नाइट्राइड, ओके, पोटेशियम नाइट्राइड एक्सेट्रा। अमंग ऑल एल्कली मेटल्स ओनली लिथियम डायरेक्टली कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड लाइक दिस वन, लाइक लिथियम नाइट्राइड। ओके, लिथियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे ये आपके पास रहता है। बाकी कोई मेटल डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता। ओके, डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता। लिथियम नाइट्राइड इज ओनली मेटल विच डायरेक्टली कंबाइन टू नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड एंड LiN, लिथियम नाइट्राइड। तो ये थे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके, अब है आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। तो इस लेक्चर को हम न्यू लेक्चर के अंदर या न्यू वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।